हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो कि आपका ये एमकॉम का पेपर है, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, जून 18 का पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। ठीक है, इग्नू से रिलेट कर रहा है। और इसमें बेसिकली जो आज हम करेंगे वो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसकी क्वेरी आई हुई है मेरे पास क्वेश्चन 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन का एक बहुत अच्छा पोर्शन कवर करता है। ठीक है ना, ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और फिर आपका 13 और 20 मार्क्स का एक ये क्वेश्चन हो गया आपका 7। और अगर हम बात करें तो 8th क्वेश्चन भी आपका 20 मार्क्स का हो गया। तो जब हम ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इनका सॉल्यूशन कर लेंगे, तो ये आपके पूरे 60 मार्क्स कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो नहीं लंबी बनी तो मैं इसी में ही सब कंसिडर कर दूंगा, बट अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मुझे शायद मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन 6 के साथ करते हैं कंटिन्यू। कहता है करंट रेशियो दे रखा है, एसिड टेस्ट रेशियो दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। ठीक है ना, अब हमारे को क्या चाहिए? करंट असेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए और लिक्विड असेट्स चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हद तक देखिए हमारे को दिख रहा है कि भाई हमारे को वर्किंग कैपिटल पता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। और करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, और एसिड टेस्ट रेशियो की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर हम करंट असेट्स निकाल लें, या सॉरी करंट लायबिलिटीज़ अगर निकाल लें, तो फिर हमारा करंट असेट्स भी आ जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट असेट्स की वैल्यू में पुट करके करंट लायबिलिटीज़ हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, अभी अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए करंट रेशियो आपने लिखा 2.8 इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। सी ए मतलब करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। तो सी ए को हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 2.8 सी एल। ठीक है, 2.8 सी एल लिख सकते हैं। अब जब हम 2.8 सी एल सी ए की वैल्यू है, तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो क्या हमारा करंट लायबिलिटी नहीं आ जाएगा? आ सकता है। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। तो 2.8 सी एल माइनस सी एल इज इक्वल टू 1,62,000। तो सी एल कितना आ जाएगा आपका करंट लाइबिलिटी? 90,000। जब करंट लाइबिलिटी आ गया आपका, तो क्या करंट रेशियो से आपका करंट असेट्स नहीं आ सकता? तो करंट असेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 2.8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 में, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2,52,000। तो करंट असेट्स भी आ गया, करंट लाइबिलिटीज़ भी आ गई। लिक्विड असेट्स क्या होता है फ्रेंड्स? अब आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गई, तो एसिड टेस्ट रेशियो में अगर हम पुट करेंगे 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारी करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज हमारी आ गई थी आपकी ये 90,000। तो 90,000 में अगर हम 1.5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे लिक्विड एसेट्स कितने आ जाएंगे? 1.135, मतलब 1,35,000। ठीक है ना, तो फ्रेंड देखिए सिंपल तरीके से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सोल्यूशन किया जाता है। और 20 मार्क्स हमारे को इसमें कोई मिलने से रोक नहीं सकता है। बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आप लोगों के लिए, बिकॉज देखिए क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है ना, सिलेबस चाहे कितना ही चेंज होता रहे, बट क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अकाउंटेंसी में तो यही रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भाई ये रेशियोज जो फॉर्मूलेज हैं, जो ये चीज़ें हैं, वो तो बदलेगी नहीं। ठीक है, सिलेबस में चैप्टर इंसर्शन, डिलीशन, वो सब चलता रहता है। ठीक है ना, तो हम कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ना कि किसी और चीज़ पर। फिर क्वेश्चन 7 की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है? अ कंपनी इज मेकिंग अ लॉस ऑफ 40,000 एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। ठीक है जी, फिर अब क्या बोलता है? अगर हम बात करें तो कह रहा है सेल्स हमारे को दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे को दे रखी है। ठीक है, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। लॉस कैन बी मेड गुड। लॉस को हम गुड, मेड गुड का मतलब होता है कि भाई हम इसको फुलफिल पूरा कर सकते हैं, लॉस नहीं होगा ऐसा कर लेंगे बाय इंक्रीजिंग द सेल प्राइस। अब ये लॉस ना हो, तो लॉस ना हो उसके लिए मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि भाई क्या करोगे? तो आपने कहा कि भाई या तो सेल का प्राइस बढ़ा दो या सेल्स की क्वांटिटी बढ़ा दो। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप सेल्स का प्राइस बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ती। रीज़न क्या है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है भाई? जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट लगती है। बट अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा बेची तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है ना, ये एक इस क्वेश्चन का एक तरीके से मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने चूज़ किया है। चलिए, वाट आर द ब्रेक इवन सेल। अब ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है फ्रेंड्स? ब्रेक इवन सेल वो होती है जहां पर ना तो आपको कोई लॉस है और ना ही आपको कोई प्रॉफिट है। तो ब्रेक इवन सेल्स का मतलब हमारे को समझ में आ गया।
तो सर अगर हम इसको कहें तो ब्रेक इवन सेल आप इसको ये कह सकते हैं, ये वो कॉस्ट होती है जहां पर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को आप रिकवर कर लेते हैं फुलफिल पूरे तरीके से, ठीक है ना। तो सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है कि भाई प्रेजेंट वॉल्यूम जो भी है हमारा, प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज मेंटेन एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सेलिंग प्राइस आप बढ़ाते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ेगी नहीं, और आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। तो मतलब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारी ब्रेक इवन सेल्स ही आ जाएगी। तो सर ब्रेक इवन सेल्स आने के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दीजिए, तो जो आपका ए पार्ट का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1,60,000, ठीक है ना। ये वो कॉस्ट है। अगर अब आप निकालना भी चाहते हैं, मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। सेल्स है आपकी 1,60,000, जिसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी 60,000, ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख का। इसमें से आपने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी 1 लाख की, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 0। वो प्रॉफिट कितना आ गया, 0। तो हम यही बात कर रहे थे कि एक ऐसा सेल, एक ऐसी सेल, तो 1,60,000 हमारी वो सेल है जहां पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आप देख भी रहे हैं कि हम ये सब चीज़ें प्रूव भी कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या कहता है, अगर हमने सेलिंग प्राइस को तो सेम रखा बट हमने कॉस्ट क्वांटिटी बढ़ा दी। अब क्वांटिटी बढ़ा दी तो भाई हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60,000, कितने की सेल पर, इतने की, तो ये कितना हो गया हमारा, 50% हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, हमारे को ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट लिख दी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, 1 लाख की, ठीक है ना। और अब कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 50% है, ठीक है ना। और तो देखिए कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आएगा ये देखने वाली बात है हमारी। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसमें से जब हम 1 लाख माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट का, तो हमारा क्या आना चाहिए, ईबीआईटी। इसमें हमारा क्या आएगा, ईबीआईटी 1 लाख आएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो ठीक है, अब हम बना देते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट गई, तो प्रॉफिट आ गया। अब हमारे को 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 1 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, तो मतलब 2 लाख का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब जब 2 लाख का कंट्रीब्यूशन है तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 50% है, मतलब अगर ये 100 रुपये होगा तो ये 50 रुपये है, ठीक है ना, तभी जाकर तो 50 रुपये बचता है। तो अगर ये 2 लाख भी 50% हो गया तो टोटल सेल्स कितनी हो गई हमारी, 4 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख। तो हमारे को वेरिएबल कॉस्ट तो निकालनी नहीं, 4 लाख हमारा सेल्स का आंसर आ जाएगा। कि भाई आपको क्या सेलिंग ब्रेक इवन सेल्स अगर हमारे को निकालनी है तो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा आपका, 4 लाख, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं तो हमने 10 मिनट के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको समझाते हुए 40 मार्क्स जो आपके कवर है वो सब कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, और होप्स हो कि मैं आपको ये सब चीज़ें समझाने में भी कामयाब रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। हाँ, ये फ्रेंड्स जो ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बट मतलब थोड़ा सा आपको एक इसमें चीज़ जो पॉइंट है वो आपको समझनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स है तो आपको फ्री में ये नंबर दिए जा रहे हैं, बट हाँ अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को भी कैरी आउट किया गया है। तो कहता है प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ एंड समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द 6 मंथ्स पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2015। मतलब क्या कह रहा है कि भाई आपको एक प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट मतलब कि भाई कितनी यूनिट्स हमारे को प्रोड्यूस करनी है, और तो कहता है कितने महीने का बनाना है, 6 महीने का बनाना है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, किस प्रोडक्ट का बनाना है, प्रोडक्ट एक्स का। हमारे को जब क्वेश्चन ही पढ़कर समझ में नहीं आता तो हमारे को पता नहीं चलता कि हम एक टेबल नहीं बना पाते कि हमारे दिमाग में कि भाई टेबल किस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक की हमारे को ये टेबल बनानी है। चलिए अब कह रहा है कि ये यूनिट्स हमारे को इतनी तो बेचनी है। अब देखिए हमारे को अगर आप क्वेश्चन में देखें तो प्रोडक्शन का बजट बनाना है, ये हमारे को सेल्स दे रखी है कि इतनी यूनिट्स तो हमारे को बेचनी है। भाई देखिए मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई प्रोड्यूस आप कितनी करोगे, देखिए प्रोड्यूस कितनी करोगे, पहले तो आपको बेचनी है,
प्लस जो आपको क्लोजिंग स्टॉक में बचानी है माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब ये तो आप पहले बेचोगे, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक तो आपका खत्म होगा, फिर सेल्स जितनी आपने करी वो खत्म हो जाएगी, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ये टोटल अगर हम कहेंगे तो कि भाई मैं मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि भाई 10 यूनिट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, और पहले से ही आपने 700 बेच दी, सेल कर दी, और आपको 100 रखनी भी हैं। अब 100 रखनी भी है और 700 बेचनी है, 10 पहले पड़ी हैं, तो आप क्या करोगे भाई, 700 बेचनी है, हाँ जी बेचनी है, 100 रखनी भी हैं तो 800 हो गई, 10 पहले की बनी पड़ी हैं तो वो माइनस कर दो, तो टोटल हम कितनी बनाएंगे, 800 में से 10 माइनस कर देंगे तो 790 हम प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रही है आपके बात? ठीक है, बस यही फॉर्मूला हमारे को इसमें लगा देना है। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो फ्रेंड्स बहुत इशू आ जाता है। अब हम इसके एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। देर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत अच्छी बात है, हमारे को बता दिया वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, सी पार्ट, ये बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग जून 15। ठीक है, देखिए हमारे को जुलाई से दिसंबर तक का बनाना है। वो क्या कह रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ की सेल है ना, मतलब जैसे जून के स्टॉक के लिए हम जुलाई की सेल्स देखेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जुलाई की सेल कितनी है, 1100, तो सर जुलाई की जो सेल है वो है 1100 रुपये। तो जो हम जून का स्टॉक निकालेंगे, जून का स्टॉक कितना होगा, 550। सर 550 क्यों होगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हाफ द सेल्स बोल रहा है वो, हाफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 1100 का हमने हाफ कर दिया, 550 वो क्या करेंगे हम, स्टॉक होगा हमारा एट द एंड। तो जो हम कहेंगे कि जून का हमारा, जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 550। ठीक है, अब सर ये आप हमसे क्यों निकलवा रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं इसको निकलवा कर चल रहा हूँ। फिर क्या कहता है, बजटेड प्रोडक्शन है, ये तो अगर आपकी जब नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी कि भैया आपको कितनी प्रोड्यूस करनी है पूरे 6 महीने में, उसके हिसाब से ये निकल जाएगा, और बाकी कॉस्टिंग वगैरह ये तो सब हम कर ही लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर अब मैं आपको एक टेबल बनवा दूं, जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब अगर हम मैं बात करूं आपसे सिंपल तरीके से, तो अब आपको क्वेश्चन कैसे शुरू करना है, बस आप ये मानिए जो हमने बताया था, सेल्स, सेल्स में हमने क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना है, माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स आपको कितनी करनी है जुलाई में, 1100, और स्टॉक आपने कितना रखा था क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पहले हम सेल्स लिख लेते हैं, 1700, 1700 हो गई, 1900 हो गई, 2500 हो गई, 2300 हो गई, 2000 हो गई। अब वो क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट मंथ का सेल है ना उसका हाफ हम क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, तो 1700 का आधा कितना हो जाएगा, 850, वो हमने जोड़ दिया। अच्छा, और जून की अगर हम बात करें तो जून में हमने 550 रखा था, तो जो जून क्लोजिंग स्टॉक है वो जुलाई का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो यहां पर हम 550 माइनस कर देंगे, तो क्या हमारी जुलाई की प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है जी। सर अगस्त का भी इसी तरीके से बता दो, तो 1900 सेल है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 950, तो 950 हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और 850 ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा इस साल का। ठीक है ना, चलिए सर बिल्कुल ठीक बात है, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट ईयर सेल का आपका क्लोजिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक, इसी तरीके से आपको ये टोटल कर देना है। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका मंथ वाइज कितना आना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई में आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगी वो कितनी आएगी, 1100, ठीक है, 1100। अगस्त में कितनी आएगी, 1400, फिर कितनी आएगी, 1800, फिर कितनी आएगी, 2200, फिर कितनी आएगी, 2400, और दिसंबर में आएगी 2150। ठीक है ना, 2150। जब अब आप इसे टोटल करेंगे तो ये टोटल यूनिट्स कितनी आ जाती हैं आपकी, टोटल यूनिट्स आ जाती हैं 11,050 यूनिट। ठीक है ना, अब हमारे पास ये 6 महीने की यूनिट्स आ गई 11,050। अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 11,050 यूनिट पर 10 रुपये का मटेरियल लगेगा, 4 रुपये की वेजेस लगेगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे को, 88,000, 88,000 की। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो 11,050 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपये, ये आपको सब कुछ करके दिखाना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1,54,700। उसमें जब आप 88,000 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा
2,42,700, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने आपका प्रोडक्शन यूनिट्स भी बना दी और ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आपको स्टेप वाइज नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। आपको जब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट, तो उसके 12 नंबर हैं। और जब आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल देंगे तो उसके 8 नंबर हैं। तो हमने फ्रेंड्स देखिए 20 मार्क्स इसके अंदर भी गेन कर लिए हैं। थोड़ा सा टिपिकल है फ्रेंड्स, बट अगर आप लिख के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोगों के पास अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं, आपको सोल्यूशन नहीं पता होता, और अगर सोल्यूशन भी पता होता है तो आपको इस तरीके से समझ में नहीं आती टेक्निकलिटीज़ कि भाई कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये प्लस माइनस रटना नहीं है, आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसकी लैंग्वेज को समझते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आज के लिए हमारा ये वीडियो बहुत हुआ। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा दिसंबर 18 का पेपर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे ऐसी डिटेल में। अगर आपको कोई इशू लगता है किसी भी क्वेश्चन में या कोई थ्योरी आपको समझ नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए आप लोग, तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें पूछनी है और मैं आपके लिए उसके लिए वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।